नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है लोधरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरुआत करते हैं बीए फर्स्ट ईयर में एक नए मॉडल पेपर पर। दरअसल अभी सबको पता है कि बीए फर्स्ट ईयर में टोटल सिलेबस चेंज हुआ है। पिछले साल का कोई सा भी कंटेंट किसी भी काम नहीं आने वाला, याद रखिएगा। तो इस साल से यानी 2026 के सिलेबस में एकदम नया पूरा फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस चेंज कर दिया गया है। तो बीए, बीएससी, बीकॉम वाले बच्चों, जहाँ पर आपके फाउंडेशन कोर्स में हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण और आपका योग ध्यान एवं योग ध्यान वाला जो फाउंडेशन कोर्स में 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे, अब उनको हटा दिया गया है, सिर्फ हिंदी, इंग्लिश कर दिया गया है और साथ में एक सब्जेक्ट कॉमन लिया गया है भारत बोध वाला, ठीक है ना? तो भारत बोध जो है, जिन बच्चों का मेजर में जिन्होंने हिस्ट्री लिया है, वो भी भारत बोध को पढ़ेंगे, लेकिन ये वाला नहीं होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो भारत बोध है, एक तरह से हम फाउंडेशन कोर्स के अंदर पढ़ रहे हैं, वैल्यू एडेड कोर्स के अंतर्गत, ठीक है ना? तो वैल्यू एडेड कोर्स में भारत बोध जो सब्जेक्ट है आप लोगों का फर्स्ट ईयर में, या तो आप फाउंडेशन में उसको इंक्लूड कर लीजिए या वैल्यू एडेड कोर्स के रूल नाम से अलग से मान लीजिए। अगर सिंपल वे में कहूँ तो आपका अब आपके फाउंडेशन कोर्स में 3 सब्जेक्ट होने वाले हैं, हिंदी, इंग्लिश और एक ये भारत बोध, यानी अंडरस्टैंडिंग इंडिया। क्लियर है? तो आइए शुरुआत करते हैं आज से मॉडल पेपरों की बीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए। हालांकि इस पर डिटेल क्लासेस अभी अवेलेबल नहीं हुई है। एग्जाम के बाद में जो न्यू बैच स्टार्ट होगी उसमें हम डिटेल क्लासेस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल मॉडल पेपर में मैं आपको हमेशा की तरह 15 जो टॉप कैटेगरी वाले क्वेश्चन हुए हैं, जिनका एग्जाम में 99% आने की संभावनाएं हैं, वो प्रश्न मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एग्जाम भी आपके नजदीक आ चुके हैं, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर बात करूं तो सारे जो क्वेश्चन मैं आपको आज देने जा रहा हूं भारत बोर्ड के नाम से या भारत बोर्ड सब्जेक्ट के, ये सभी फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सभी यूनिवर्सिटियों के लिए समान रूप से उपयोगी होंगे, याद रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। कहाँ एक बात और है, इसके आंसर कहाँ मिलेंगे? जो क्वेश्चन मैं आपको आज देने जा रहा हूं उसके कंप्लीट आंसर कहाँ मिलेंगे, कंप्लीट आंसर की पीडीएफ कैसे मिलने वाली है आपको, ये सेशन के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो सेशन के लास्ट तक जरूर रुकिएगा, है ना? चलिए शुरुआत करते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है भारत बोध के अंतर्गत सिंधु सभ्यता तथा शास्त्रीय काल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करते हुए उनके सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक पहलुओं की व्याख्या कीजिए। अब दोस्तों यहां पर आप लोगों को एक चीज नजर आ रही होगी, अंडरलाइन। अब चूंकि आप बीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, तो अभी अभी 12th का क्लास पास करके आए हैं, मैं जानता हूं, तो आपके लिए सिलेबस में बहुत आसान करना चाहता हूं ताकि आसानी से आप लोगों को समझ आए, क्योंकि अब कॉलेज लाइफ में पहली बार आपका प्रवेश हुआ, इंटर हुआ है, तो अब थोड़ी-सी डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पर आपको फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन यकीन रखिएगा, जब आप डिटेल क्लासेस लोगे मेरे साथ में, तो अब आपको एहसास होगा कि डिफ़िकल्टीज़ कुछ भी नहीं रहेगी आपके लिए, एकदम आसान बना दूँगा मैं, जैसे मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ। देखिए, अब जो क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे मिलेगा आप लोगों को, कैसे निकालोगे? अगर आप अपनी पुस्तक से निकाल रहे हो या गूगल करके निकाल रहे हो, तो कैसे मिलेगा सुनिए। यहाँ पर एक प्रश्न है, एक प्रश्न को मैं अच्छे से यहाँ पर एनालाइज करवा दूं आपके साथ में, उसके बाद में हम फटाफट आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है? जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि सिंधु सभ्यता तथा शास्त्रीय काल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहां पर मैंने अंडरलाइन कर रखा है विशेषताओं के नीचे, और आगे है सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक पहलुओं पर अंडरलाइन कर रखा है। ये अंडरलाइन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कि इस प्रश्न में जो मुख्य रूप से आप लोगों से पूछा गया है उसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ताकि आप आसानी से ये समझ पाए कि प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है और किसके आंसर आपको प्रश्न के उत्तर के रूप में निकालना है। ठीक है, जैसे यहाँ बोला गया कि सिंधु सभ्यता की विशेषताएं बताइए। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं, है ना, सिंधु सभ्यता की विशेषताएं और शास्त्रीय काल की विशेषताएं, ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ये बात भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं मात्र अगर आपसे पूछी जाए तो सिर्फ आपको सिंधु सभ्यता की विशेषताएं देनी है, और सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो है सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक पहलुओं का वर्णन करना है। लेकिन जब शास्त्रीय काल का पूछा जाए तो सिर्फ शास्त्रीय काल की विशेषताएं बतानी है, और अगर दोनों को एक साथ पूछ लिया जाए तो प्रश्न का उत्तर समान रूप से उपयोगी होगा। बात समझ आए आपको? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, भारतीय समाज में सह अस्तित्व और बहुलता की अवधारणा क्या है? अब यहां पर देखिए कहां पर अंडरलाइन मिल रहा है आपको, सह अस्तित्व और बहुलता पर। तो ये आपके मेन कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, प्रश्न की मेन टर्म हो जाती है जो आपसे पूछी जा रही है। तो जब भी आप पुस्तक में भी पढ़े ना, तो इनके इन कॉन्सेप्टों के जवाब मिलना चाहिए आपके उत्तर में। जो भी आप आंसर लिख रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, या किसी किताब में पढ़ रहे हो ना, तो इन सब के आंसर आपको उसमें मिलना चाहिए। यानी भारतीय समाज में सह अस्तित्व और बहुलता की अवधारणा।
अब चाहे तो एक साथ मिल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग मिले आपके पुस्तक में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों को एक साथ पढ़ लीजिएगा। और आगे कहा गया कि इसे समाज संस्कृति और धर्म के दृष्टिकोण से समझाइए, भारत में बहुलता के प्रमुख उदाहरण भी दीजिए। क्लियर है? तो जहां पर अंडरलाइन है समझ जाइए प्रश्न की मेन टर्म है जहां से आपके प्रश्न को आंसर जो है पूछा जाएगा। और एक बात हमेशा याद रख के चलिएगा कि प्रश्न जो होता है ना, आपका प्रश्न की जो लैंग्वेज होती है एग्जाम में सेम टू सेम नहीं होती है, प्रश्न की लैंग्वेज को जो भाषा को बदल दिया जाता है। लेकिन जो टर्म है जहां मैंने अंडरलाइन कर रखा है ये टर्म यही रहने वाली है, चाहे कितना भी बदल के पूछेगा ये टर्म उसको प्रश्न में रखना ही पड़ेगा, इसलिए टर्म पर फोकस कीजिए, प्रश्न की भाषा पर नहीं। बात समझ आई? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। भारतीय संस्कृति में धर्म, स्थापत्य, संगीत, नाट्य और लोकाचार के सांस्कृतिक प्रतीकों का विश्लेषण कीजिए। और अथवा में यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय समाज में धर्म, कला और लोकाचार के सांस्कृतिक प्रतीक किस प्रकार सामाजिक और नैतिक जीवन को प्रभावित करते हैं, समझाइए। क्लियर है? चलिए, तो इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है। मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं आप लोगों को। देखिए, फर्स्ट ईयर में आपको हो सकता है कि ज़्यादा लोधा जी क्लासेस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो। बच्चों, मैं आप लोगों को पिछले 8 सालों से यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर पढ़ा रहा हूँ और डिटेल में आपको क्लासेस देता हूँ, डिटेल में प्रोवाइड करता हूँ, और अन्य यूट्यूब चैनलों की तरह नहीं कि किसी भी टॉपिक पर आ गया और 5-10 मिनट का लेक्चर रिकॉर्ड करके और आपको दे दिया ताकि व्यूज़ वगैरह बढ़ जाए, है ना? और प्रचार हो जाए, इतना तो ये सब मुझे भाता नहीं है। सही बताऊँ तो जब भी मैं क्लास लेकर आता हूँ, डिटेल क्लासेस लेता हूँ। अब चूँकि आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो एग्ज़ाम टाइम पे मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर हर एक में ये इस प्रकार के मॉडल पेपर प्रोवाइड करता हूँ जिसमें मोस्ट कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम पेपर में हूबहू देखने को मिल जाते हैं आप लोगों को। हर बार देता हूं मैं आप लोगों को, हर साल प्रोवाइड करता हूं, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकंड हो या थर्ड ईयर हो। तो ये जो प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ना, ये 100% सत्य है कि ये प्रश्न एग्जाम एग्जाम पेपर जो है ना आपका इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाएगा। चाहे आपका न्यू सिलेबस ही क्यों ना हो, चाहे आपके ये जो पूरा सिलेबस है ना बदल दिया गया है ना, इसके अकॉर्डिंग भी जो है आपको यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए पूरी ईमानदारी के साथ में भिड़ जाइए। क्या जो है आपका फॉर्मेट क्या होने वाला है एग्जाम का, ये सब मैं आपको वन बाय वन करके सब कुछ बताता चलूंगा आगे चल के कि कौन से प्रश्न कितने पूछेंगे। तो ये जो मॉडल पेपर में आपको बीच बीच में लेके लेके आता रहूंगा ना, सब मैं थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा ताकि आपकी सबकी सारी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो सारी बातें आपको सीखने को समझने को यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो प्रश्न दे रहा हूँ ना, इन प्रश्नों की तैयारी आज से अभी से स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, अगर आप चाहते हो कि आप ये रिजल्ट बहुत अच्छा चला जाए आपका, है ना? चलिए, तो प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। क्या कहा गया? वसुदेव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः के सिद्धांतों का आधुनिक समाज में महत्व समझाइए। एकदम सामान्य सा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है। क्या कहा है? वसुदेव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये जो सिद्धांत दिए गए हैं, इन सिद्धांतों का हमारे जो आज की वर्तमान में जो समाज है, इस समाज में क्या महत्व है इन सिद्धांतों का, ये बताना है। और इसी प्रश्न को अथवा में भाषा को बदलकर अगर पूछेगा तो कैसे बोलेगा कि भारतीय संस्कृति में वैश्विक शांति और सह अस्तित्व की अवधारणा में वसुदेव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः का योगदान कैसे है, समझाइए। बात समझ आई आपको? तो अगर आप मुख्य प्रश्न पढ़ें या अथवा वाला प्रश्न पढ़ें, बात समान होगी अगर आप थोड़ी गहराई से सोचेंगे तो। अंडरलाइन कर रखा है जो आपकी मुख्य टर्म है, जो पूछा जाएगा, जिस पर आपको तैयारी करनी है। ठीक है ना? मैं साइड में हो रहा हूँ, जिन दोस्तों को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जिनको नोट डाउन करना है तो वीडियो को रोक करके पॉज करके और नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है यहाँ पर कि वैदिक काल में राजधर्म क्या था? वैदिक काल में राजधर्म क्या हुआ करता था? राजा का चयन किस प्रकार किया जाता था? और राजधर्म में धर्म का क्या मतलब होता था या क्या महत्व था? इसकी विशेषताएं भी बताइए। अब देखिए, एक ही प्रश्न में आप लोगों से 5 टर्म पूछ ली गई है। पहले तो बोला गया है कि वैदिक काल में राजधर्म क्या हुआ करता था, वैदिक काल में। उसके बाद में वैदिक काल में ही राजा का चयन कैसे होता था, और जो है राजधर्म में धर्म का महत्व क्या था, वो धर्म की विशेषताएं क्या थी। 5 टर्म आप लोगों से हो गई, पांचों को कंप्लीट करना है आप लोगों को। प्रश्न नंबर 6 है, आधुनिक भारतीय संविधान में, जो आज हमारा संविधान है, वैदिक सिद्धांतों और राजधर्म के प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो हमारे वर्तमान का जो संविधान है, संविधान में वैदिक सिद्धांत और राजधर्म का संविधान पर क्या प्रभाव है, वो प्रभाव आपको बताना है। कौन कौन से चैप्टर पर उसका प्रभाव देखा जाता है, उसके बारे में बताना है आपको, है ना? और बताइए, और ये संवैधानिक वैदिक मूल्यों से किस प्रकार प्रेरित है।
संविधान जो है हमारे वैदिक मूल्यों से किस प्रकार से प्रेरित है ये समझाना है। तो ये प्रेरित वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से ही कंप्लीट हो जाएगा कि जब आप वैदिक सिद्धांत और राजधर्म का प्रभाव बताएंगे संविधान पर, तो ये प्रेरित जो टर्म है ये अपने आप कंप्लीट हो जाएगी आप लोगों की। चलिए वही अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों से आप क्या समझते हैं। तो हमारे संविधान के भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उन मूल अधिकारों के बारे में बोला गया है कि भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों से आप क्या समझते हैं, इनके कितने प्रकार है, इनकी विशेषताएं, भारतीय संविधान के किस भाग में इनका वर्णन किया गया है स्पष्ट कीजिए, और साथ ही ये बताइए कि मौलिक अधिकारों को कब समाप्त या निलंबित किया जा सकता है। तो देखिए कितना प्यारा प्रश्न है, यहाँ पर एक ही प्रश्न में कितनी सारी बातें आप लोगों से पूछ लेंगे। जितनी ज्यादा बातें पूछी जाए समझ जाइए आपके पास कंटेंट लिखने के लिए उतना ज्यादा मिल रहा है। तो जितना बड़ा प्रश्न है उतना अच्छा है आप लोगों के लिए, जितना छोटा प्रश्न है वहां पर आपकी कठिनाई थोड़ी बढ़ जाती है, ये बात याद रखिएगा। तो यहां पर भारतीय संविधान में मूल अधिकार क्या होते हैं, इनके प्रकार, विशेषताएं और किस भाग में इनको दिया गया है ये बताइए, और साथ में बताना है कि जो मूल अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है या मूल अधिकार है, इनको कैसे समाप्त किया जा सकता है या निलंबित किया जा सकता है, समझाइए। क्लियर है। अगला प्रश्न है, नैतिक मूल्य क्या होते हैं। नैतिक मूल्य क्या होते हैं, दो उदाहरण दीजिए और बताइए कि धर्म और नैतिकता एक ही है या फिर अलग अलग है, और साथ में आपको बताना है कि महात्मा गांधी की दृष्टि में नैतिकता का क्या महत्व है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 8 हो चुके हैं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, और जिनको नोट डाउन करना है वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, साइट में हो रहा हूं मैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 9 को लेंगे। अगला प्रश्न है कि शिक्षा और शिक्षक का राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान और भूमिका होती है। सिंपल सा प्रश्न है, शिक्षा का या शिक्षक का, टीचर का राष्ट्र के निर्माण में क्या योगदान होता है या फिर क्या भूमिका होती है, उदाहरण के साथ समझाना है विस्तार से। और अथवा में यही प्रश्न हो सकता है कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की भूमिका की विस्तृत समीक्षा कीजिए। क्लियर। प्रश्न नंबर 10 है, गुरुकुल परंपरा की विशेषताओं की विस्तृत समीक्षा कीजिए। जो गुरुकुल परंपराएं चली आ रही थी उन गुरुकुल परंपराओं की विशेषताओं को बताना है। अथवा में है, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में शिक्षक शिष्य संबंध का महत्व स्पष्ट कीजिए। क्लियर है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, शिक्षक का चरित्र निर्माण और सामाजिक पुनर्निर्माण में क्या योगदान है और भूमिका क्या भूमिका होती है, साथ ही एक आदर्श शिक्षक की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 12 है, पुरुषार्थ चतुष्टय से आप क्या समझते हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय क्या होता है, इसके विभिन्न अंग बताने हैं, यानी कि जो टाइप होंगे अलग अलग वो बताने हैं। और अथवा में यही प्रश्न है कि भारतीय दर्शन में पुरुषार्थ चतुष्टय की क्या भूमिका है, प्रत्येक पुरुषार्थ की व्याख्या कीजिए। ठीक है ना। चलिए नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 को लेंगे। भारतीय संस्कृति में यज्ञ की क्या भूमिका होती है, यज्ञ जो किए जाते हैं यज्ञ की क्या भूमिका है, और पर्यावरण संतुलन में यज्ञ का योगदान बताइए। जो यज्ञ होता है यज्ञ की भूमिका बतानी है भारतीय संस्कृति में, और भूमिका के साथ में पर्यावरण के संतुलन में इस यज्ञ का क्या योगदान है या क्या भूमिका होती है ना। और अथवा में यज्ञ क्या है, इसे प्रकृति के साथ सामंजस्य के रूप में कैसे देखा जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, पंच महाभूत की अवधारणा क्या है, पर्यावरणीय संतुलन में इनका क्या महत्व है, और अथवा में भारतीय जीवन दृष्टि में पंच महाभूतों की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये 14 प्रश्न ये है। और आखिरी वाला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में धार्मिक नेतृत्व और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की क्या भूमिका रही है, उदाहरण के साथ समझाइए। और अथवा में यही प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की क्या भूमिका थी, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। प्रश्न समान है, एक जैसा ही है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दी गई है। तो ये दोस्तों ये 15 प्रश्न है जो आपके डूबती नैया को सहारा दे सकते हैं, डूबते को तिनके के रूप में, सहारे के रूप में बचा सकते हैं आपको। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि इन प्रश्नों पर तैयारी कर लीजिए, आपका एक भी प्रश्न पेपर में छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। एक भी क्वेश्चन आप छोड़कर नहीं आओगे। इन प्रश्नों की तैयारी करना है, आपको इनके आंसर निकालना है। और आंसर कहां से निकालोगे मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई बुक हो, कोई नोट्स हो, सीरीज हो, तो वहां से आप इनके आंसर ढूंढोगे, आसानी से आंसर मिल जाएंगे। और अगर नहीं मिल पा रहे हो तो सेशन के 2-5 मिनट और रुक जाइए, मैं एंड में बताने वाला हूं आपको इसकी नोट्स कैसे मिलने वाली है।
ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेंगे हम, देखिए अब तक आपके जो दीर्घ प्रकृति के क्वेश्चन थे वो 15 क्वेश्चन में आप लोगों को दे चुका हूं। अब दीर्घ प्रकृति के क्वेश्चनों में 2 या 3 क्वेश्चन मात्र आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन ये मत सोचिएगा कि 2-3 क्वेश्चन के चक्कर में 15 क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। अरे नहीं भाई, देखिए अब 2-3 क्वेश्चन तो आपके दीर्घ प्रकृति में आ जाएंगे और इन्हीं प्रश्नों में से लघु प्रकृति के प्रश्न भी इसी में से ही आएंगे। 6 से 7 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं। और अगर वैसे तो एमसीक्यूज हटा दिए गए हैं, लेकिन हो सकता है नई शिक्षा नीति है, हो सकता है कि 5-6 नंबर में आपसे एमसीक्यू भी पूछे जाए, तो वो एमसीक्यू भी इनसे ही कवर हो जाएंगे। तो ये 15 प्रश्न दीर्घ प्रकृति के मैं दे जरूर रहा हूं, लेकिन ये दीर्घ प्रकृति का भी काम करेंगे, लघु प्रकृति का भी काम करेंगे और अति लघुत्तरीय प्रश्नों का भी काम करेंगे। और साथ ही साथ में जब आप इनका डिटेल में आंसर पढ़ोगे तो एमसीक्यूज भी आपके इन्हीं से बन जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, इन्हीं से बन जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो आपको बैक में सपोर्ट देंगे, जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, हाई लेवल तक पहुंचा देंगे ना, ऐसे 10 टर्म में आपको और देने जा रहा हूं लघु प्रकृति के प्रश्नों के रूप में। याद रखिएगा, इनकी तैयारी भी आपको करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों को हम जो है 10 या 11 टर्म के रूप में देख लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका लघु या अति लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में कि ऋग्वैदिक काल किससे संबंधित है। ऋग्वैदिक जो ऋग्वेद है वो किस काल से संबंधित है और वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ करता था। दो कॉन्सेप्ट आप लोगों से यहां पर पूछे गए, वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य और ऋग्वेद किस काल से संबंधित था ये बताना है। प्रश्न नंबर 2 है धार्मिक सहिष्णुता का भारतीय समाज में महत्व क्या है। प्रश्न नंबर 3 है सर्वे भवन्तु सुखिना का उद्देश्य क्या है और यह विश्व में शांति स्थापित करने में क्या योगदान देता है। प्रश्न नंबर 4 है आपका धर्म, कर्तव्य और नैतिकता से आप क्या समझते हैं और इन तीनों में क्या माइनर सा डिफरेंस है, अंतर है, ये बताना है। प्रश्न नंबर 5 है शिक्षा को मौलिक अधिकार कब घोषित किया गया। बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, यह भी आपको बताना है। प्रश्न नंबर 6 को देखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा में वेदों और उपनिषदों की भूमिका का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 7 है शिष्य केंद्रित शिक्षण पद्धति, शिष्य केंद्रित है ना, शिष्य, शिक्षक नहीं, शिष्य केंद्रित शिक्षण पद्धति क्या है और इसके लाभ क्या है बताइए। प्रश्न नंबर 8 है आत्मोत्कर्ष क्या होता है, इसके लिए कौन कौन से साधन उपयोगी है, शिक्षा में इसकी क्या प्रासंगिकता है बताइए। प्रश्न नंबर 9 स्वदेशी आंदोलन का भारतीय अर्थदर्शन में क्या महत्व है और प्रश्न नंबर 10 स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव के माध्यम से लोगों में जागरूकता कैसे फैलाई। और प्रश्न नंबर आखिरी का 11वां प्रश्न है बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में भारत की क्या भूमिका है, मूल्यांकन कीजिए। तो ये 10 प्रश्न वो है जिनकी तैयारी आपको दीर्घ प्रकृति के प्रश्नों के बाद करनी ही करनी है। चलिए इसकी शॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, अब एग्जाम आपका बेसिकली तो देखिए 12 मई से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं अधिकतर यूनिवर्सिटियों के, लेकिन जिन दोस्तों के आगे पीछे हैं वो भी एडजस्ट करके चलिएगा, उनका भी भारत बोर्ड में इससे बाहर नहीं जाएगा एक भी क्वेश्चन। इसलिए जो क्वेश्चन मैंने आपको आज दिए हैं इन क्वेश्चनों को पूरी ईमानदारी से पढ़ लीजिए और ये पढ़ने के बाद में आपका कॉन्फिडेंस अपने आप हाई लेवल पर पहुंच जाएगा। एग्जाम देने जाओगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लिख करके आओगे, बहुत अच्छा लिख करके आओगे, क्योंकि जो भी मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ 70 to 90% रिजल्ट हमारे मॉडल पेपर का हर साल रहता है दोस्तों। चलिए, तो अब तो ये बात हो चुकी है प्रश्नों की, जो प्रश्न देने थे वो दे चुका हूं मैं आपको, है ना। अब आपके काम की बात, अब आपके नोट्स की बात कर लेते हैं जरा। अब दोस्तों देखिए इनके आंसर कहाँ मिलेंगे, तो इनके आंसर या तो आप जो है ना गूगल से निकाले या अपनी किताबों से निकाल लीजिए, आप चीज एक नोट्स बना लीजिए। और अगर इतना समय आप नहीं दे पा रहे हैं और आपके पास में कोई सामग्री नहीं है कि आपको इनके आंसर सटीक रूप से नहीं मिल पा रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए जो है हमारे प्लेटफॉर्म हमारी टीम के द्वारा व्यवस्था कर दी गई है। आप चाहें तो इस लोधाजी क्लासेस प्लेटफॉर्म की नोट्स भी ले सकते हैं। जी हां, जहां पर जितने प्रश्न मैंने आपको दिए हैं इसमें एडिशनली कुछ प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न उनको और ऐड कर दिया गया है, कुछ टर्म अलग से ऐड कर दी गई है और करके आसान भाषा में एक बेहतर नोट्स बनाई गई है। आप चाहें तो उसको ले सकते हैं, लेकिन इस नोट्स को लेने की दोस्तों एक कंडीशन होती है, सब्सक्रिप्शन पे करना होता है, आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है। कुल मिलाकर के सब्सक्रिप्शन के 2 प्लान होते हैं, 2 में से आप कोई सा प्लान ले सकते हो जो आपको उचित लगे। कौन कौन से, देखिए समझाना मेरा कर्तव्य है, बाकी आपको लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट की नोट्स लेना चाहते हैं, एक सब्जेक्ट की, तो यहाँ पर आप देखिए सब्सक्रिप्शन प्लान के अंतर्गत यहाँ एक सब्जेक्ट की नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो 1 सब्जेक्ट नोट्स 99 रुपए के सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर मिलती है, 99 रुपए के सब्सक्रिप्शन पर। ठीक है ना। और लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको
सारे सब्जेक्ट की नोट्स मिल जाए, सारे सब्जेक्ट में जिसमें आपके मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव, वोकेशनल ये सब कुछ आ जाता है, फाउंडेशन भी आ जाता है। सारे सब्जेक्ट अगर आप लेना चाहें तो 399 के अमाउंट सब्सक्रिप्शन प्लान पर 399 के सब्सक्रिप्शन प्लान पर आप जो है ये सब्सक्रिप्शन में ऑल सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब यहाँ पर फायदा क्या होगा, सिंगल नोट्स का आप लेते हैं तो 99 रुपए का पड़ता है। अब 10 नोट्स आपके टोटल हो जाते हैं, 10 नोट्स में अब जो है इंटू कर लीजिए आप, तो 990 रुपए समथिंग बनता है आपका 10 नोट्स का। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 60% लेस करने के बाद में आपको ऑल सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन मिलता है 399 में, 399 में, है ना। तो आपके लिए बेनिफिट इसी में रहेगा कि आप ऑल सब्जेक्ट वाला सब्सक्रिप्शन ले, बाकी फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जो भी लेना चाहे। कैसे मिलेगा तो याद रखिएगा, इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइट में हो चुका हूं, नंबर आपको नीचे दिख रहे हैं, इस नंबर पर आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, या और ज्यादा जानकारी आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। क्लियर है, व्हाट्सअप करोगे, व्हाट्सअप पर ही आपको पीडीएफ नोट्स की लिंक मिलेगी, वहीं पर आपको सब्सक्रिप्शन पे करना होता है, वहीं से सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा व्हाट्सएप पर। एकदम इजी प्रोसेस होती है, कोई ज्यादा लेंदी नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं वही सेम है कि यहाँ पर वन सब्जेक्ट 99 और ऑल सब्जेक्ट 399, 999 का हुआ करता था, लेकिन 60% डिस्काउंट के साथ में 399 का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाता है, इसमें ऑल सब्जेक्ट आपको मिल जाती है। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के। क्लियर है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और हाँ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सेशन आपके लिए कैसा हेल्पफुल है, और तो अगर सेशन हेल्पफुल रहा है तो सेशन को लाइक जरूर कर दें। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम के बाद में आप रेगुलर मेरे साथ में डिटेल क्लासेस पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में सारी क्लासेस लेना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। मैं मिलूंगा अगले फिर कई नए मॉडल पेपर के साथ में, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा अगला कौन से सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आप देखना चाहते हैं। लेंगे बहुत जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।